हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत हाईवे इनविट आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि लिस्टिंग डे के दिन हमें इस आईपीओ को लेकर कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी इस आईपीओ से हम अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो स्ट्रेटजी के बारे में तो हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे जरूर सेट कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़े सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं इसके अलॉटमेंट और इसके लिस्टिंग डेट के बारे में। तो दोस्तों इसका अलॉटमेंट पहले ही केफ इंटेक वेबसाइट पे आ चुका है। आई होप कि आप सबने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिया होगा। अगर आप लोग अभी तक अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई किया था और किसको किसको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं अब अगर इसके लिस्टिंग डेट के बारे में बात करते हैं तो इसका लिस्टिंग डेट 12 मार्च को रखा गया है। तो चलिए वहीं अब इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड कुछ कोटा के बारे में देख लेते हैं ताकि इस आईपीओ का डिमांड के बारे में हमको पता चल सके। तो दोस्तों रिटेल का इसमें कोई भी कोटा नहीं रखा गया था। जो भी रखा गया था 25% के आसपास एनआईए का कोटा रखा गया था और 75% का कोटा क्यूआईबी के लिए रखा गया था। हालांकि रिटेल ने एनआईए के कोटा में ही अप्लाई किए थे। अगर उस हिसाब से इसका टोटल हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखते हैं तो क्यूआईबी की तरफ से भी लगभग 6 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था और एनआईआई की तरफ से लगभग 7 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। और रिटेल का अलग से कोई कोटा नहीं रखा गया था, इसीलिए रिटेल का इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। रिटेल जनरली एनआईआई कोटा में अप्लाई किए होंगे, यानी टोटल इस आईपीओ को लगभग 7 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। देखा जाए तो इस आईपीओ के लिए 7 गुना बहुत ही कम है, इसीलिए इसका जीएमपी में भी उतना डिमांड नहीं है। तो चलिए साथ ही साथ इसके जीएमपी के बारे में भी देख लेते हैं ताकि आपको अपने प्रॉफिट का अंदाज़ा लग सके। लेकिन उससे पहले अगर एक बार हम इसके प्राइसमेंट पर नज़र डालते हैं तो इसका प्राइसमेंट 98 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में रखा गया था। अगर उस हिसाब से इसका जीएमपी देखते हैं तो इसके जीएमपी में कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं है, लगभग 5% के आसपास इसका जीएमपी चल रहा है। अगर 5% के हिसाब से भी देखते तो पर शेयर पे हमें 5 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 150 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 750 के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है पर लॉट पे। हालांकि इतना जीएमपी पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए क्योंकि जीएमपी एक अंदाजन प्राइस होता है जो कि फिक्स नहीं होता है, ये कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर 5% के हिसाब से इसका अंदाजन लिस्टिंग प्राइस देखते हैं तो ये हमें 100 से 105 रुपये के बीच में कहीं लिस्ट होते हुए नजर आएगी। तो ये तो हो गई इसके जीएमपी के बारे में। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है, कि जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है या वो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी रहेगी। तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए हम कंपनी कुछ स्ट्रेंथ एंड कंपनी कुछ रिस्क के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका रिस्क फैक्टर देखते हैं। पहला, ये एक न्यूली सेटल्ड ट्रस्ट है जो 3 अगस्त 2022 को ही सेटअप हुआ था, यानी कंपनी का कोई भी लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री नहीं है जिससे कि हम कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सके। दूसरा, इस ट्रस्ट की सभी इनकम एनएचआई से मिलने वाली एन्युटी इनकम पर डिपेंड करता है। अगर एनएचआई से फिक्स अमाउंट सेमी एनुअली नहीं मिलता है तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर निगेटिव असर पड़ सकता है। तीसरा, अगर ये ट्रस्ट अपने कंस्ट्रक्टेड रोड को रेलिवेंट कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं किया तो पेनाल्टीज या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का सामना करना पड़ सकता है जो इसके रेपुटेशन और फाइनेंशियल कंडीशन को अफेक्ट कर सकता है। वहीं अब अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो पहला, ट्रस्ट के पास स्टेबल इनकम जनरेट करने वाले 7 एसेट है, वो भी बिना किसी कंस्ट्रक्शन रिस्क के। दूसरा, ट्रस्ट के एसोसिएट को रोड प्रोजेक्ट बनाने का 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तीसरा, 2023 में ट्रस्ट ने 527 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया था जो 2022 के मुकाबले 700% ज़्यादा है। तो दोस्तों इनविट के इन स्ट्रेंथ और रिस्क को ध्यान में रखते हुए आपको अपना लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क होता है, लेकिन सही प्लानिंग और रिसर्च से इस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा रह सकती है। वहीं अब अगर हम बात करते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो क्या करे, वो इसे होल्ड करे या इससे सेल करके निकल जाए। तो देखिए अगर आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए थे कि हाँ मुझे तो बस इसमें लिस्टिंग गेन चाहिए, आपको जितना भी लिस्टिंग गेन मिल रहा है आप अपना लिस्टिंग गेन लेके निकल जाइए। क्योंकि क्या है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं। लेकिन हाँ, स्टॉक को लिस्ट होते होते ना सेल करें। आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, पहले इस स्टॉक को स्टेबल होने दीजिए 10 मिनट, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। वहीं अब हम बात करते हैं उनके लिए जो कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, तो वो या तो पार्शियल होल्डिंग कर सकते हैं
या वो चाहे तो इसमें फुल होल्डिंग भी कर सकते हैं। यानी जो भी उनके पास 150 शेयर है वो चाहे तो इसको पूरा होल्ड कर सकते हैं या इसमें 75 शेयर को सेल कर सकते हैं और 75 शेयर के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। तो कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बना सकते हैं इस आईपीओ को लेके। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा स्ट्रेटजी इस आईपीओ को लेके। आपका क्या राय है और कौन कौन इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला है और कौन कौन इसको लिस्टिंग गेन लेके निकलने वाला है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।